हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं एनेशिएंट हिस्ट्री। एनेशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल में क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4, 3, 2, 1 इसकी प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया जाएगा। और साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो की पीडीएफ वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले हम एक मोटिवेशंस देख लेते हैं। मोटिवेशंस आपकी क्विट्स लिखा हुआ है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हो या फिर कितनी गलतियाँ करते हो या फिर धीरे-धीरे चल रहे हो। कुछ लोगों ने तो अभी शुरुआत ही नहीं किया ना, तो तुम उनसे तो आगे हो। तो ऐसे ही कुछ मोटिवेशन क्वोट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन बी राइट आंसर, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रतीक आपको नोटों पर भी देखने को मिलता है या फिर सिक्कों पर भी आपको देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको जो कि उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। क्या अर्थ है? सत्य की ही विजय होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर नीले देवनागरी लिपि में अंकित हैं। इस राष्ट्रपटल में लाने और उसका प्रचार करने के लिए पंडित महामना मदन मोहन मालवीय हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में एक आदर्श जो कि वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। यह जो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आदर्श वाक्य महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ अर्थात वाराणसी के यूपी में स्थापित सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। किससे लिया गया है? अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अशोक स्तंभ का शीर्ष कहाँ पर है? वाराणसी यूपी में है। और देखिए यह स्तंभ शीर्ष हमारे देश के लिए राज्य चिन्ह का भी काम करता है। देखिए उपनिषद में कुल संख्या 108 है। भारत में उल्लिखित अच्छी गरुड़ महावाक्य नाम से भी कोई उपनिषद नहीं है। मंडको उपनिषद यज्ञ को जो कि टूटी हुई नौका के समान बदलता गया है। कहा जाता है कि मनुष्य ने इसका अनुसरण करेगा तो वो बारंबार जो कि जरा मृत्युंजय को प्राप्त होगा। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो कि हमें प्रतीक है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको मुंडको उपनिषद ऑप्शन बी राइट आंसर बताना होगा। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांत नहीं है? आपको बताना है। वेदाग नहीं है तो आपको बताना है ऑप्शन सी मुंडक एक वेदाग नहीं है। देखिए वेदों का अर्थ होता है अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांगों की कुल संख्या आपको 6 बताई गई है। इसमें शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुद्ध जो कि छंद, ज्योतिष है। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना भी की गई। कल्प का अर्थ कर्मकांड अर्थात विनियमन, व्याकरण का कार्य, भाषा आदि को वैज्ञानिक शैलों प्रदान करना है। निरुक्त का अर्थ होता है व्यक्ति शास्त्र, छंद, प्रघो एवं चरणों में शुद्ध व्यक्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। किसकी? हम कह सकते हैं तो मुंडक उपनिषद की गई है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? सोम को देखिए कौन सा मंडल समर्पित है? तो नौका मंडल जो कोई सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का नौका मंडल पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है। इसका निवास स्थान कह सकते हैं हिमालय पर्वत की चोटी बताया जाता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें ब्राह्मण परम पुरुष मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जो कि उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद का 8वां मंडल करवों एवं अंगिरंग वंश से संबंधित है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीन प्रकार का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया? देखिए युद्ध के लिए सबसे बड़े पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया था आपका मगध वंश था। मगध वंश अर्थात यहाँ पर चंद्रगुप्त के समय। देखिए मौर्य शासन के उत्थान के सबसे पहले 2 सदियों में मगध साम्राज्य के विकास के दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौरान समान रहा। मगध में बिंबिसार अज्ञातशत्रु महाजनपद एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने लगातार इसे विस्तार में एक मजबूत बनाया है। मगध के निकट जो लोहे भंडारों की उपस्थिति के कारण मगध में भौगोलिक स्थिति लौ युक्त से उपयुक्त थी। साक्ष्य से साबित होता है कि वैदिक काल में मगध भारत का पहला साम्राज्य था। इसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया जाता था। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थीं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। तो 16 कितने महाजनपद थे, इनकी राजधानी यहाँ पर आपको डिटेल में बताई गई है। गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ था तो उन 500 जो कि 63 में कपिल वस्तु के लुम्भानी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जीवन काल था उस समय 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। बाद में 16 महान शक्तियाँ उस समय थी। और कौन कौन सी थी, तो देखिए हमारे पास है वत्स जो कि कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, काशी वाराणसी अंग चंबा और देखिए मगध राजगृह, इसके बाद ब्रजी वैशाली कौसाल, यहाँ पर शिवस्त्री अवंती उज्जैन मल्ला जो कि हमारे पास है कुशीनारा पंचांग कपिल, इसी के साथ चोदी, इसके साथ यहाँ पर देखिए शक्तिमती, यहाँ पर इसी के साथ कुरु इंद्रप्रस्थ मत्स्य विराटनगर गांधार तक्षशिला अश्वमक पोटन सूरसेन मथुरा कन्नौज हटक राजपुर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टोटल आपके 16 जनपद थे और 16 ही राजधानियां देखने को मिलती हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राजाशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी वैशाली जो कि हमारे पास है महाजनपद वज्री वैशाली व मल्ल कुशावती जो कि हमारे पास है संघ थे। इन राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर के गण संघ द्वारा होता था, जबकि जो महाजनपद थे राजाओं द्वारा शासित होते थे। इसमें जो कि हम कह सकते हैं परंतु कुछ में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, तो वो थे आपके वैशाली और कुशावली। अब हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके जो जनपद थे 16 जनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो आपको बताना है यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है डी गांधार की राजधानी क्या थी। गांधार की राजधानी आपको तक्षशिला देखने को मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कौशल जो है वो हमारे पास है अयोध्या, राजधानी थी कुरु, इंद्रप्रस्थ थी ब्रजी जो कि हमारे पास से कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से हैं आपके विदेश या फिर मिथिला थी, गंधार की राजधानी तक्षशिला देखने को मिलती है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कौन सा जो कि बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय जो कि हम 16 महाजनपदों का जो कि उल्लेख करता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जबकि सुक्त निपट में बुद्ध जो कि हम कह सकते हैं कि पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं वर्णित हैं तथा बौद्ध धर्म में उपदेश संग्रहीत है। विनय पटिक में भिक्षु और भिक्षुणिका संघ वैदिक दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अधिधम्म जो कि पिटक के बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन या प्रश्नोत्तर के रूप में है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। अब देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रारंभ में राजगृह जो था वो आधुनिक की राजगीर की प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी, तो आपको बताना है ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन डी बिहार प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह है, बिहार राज्य में स्थित है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत आधुनिक बिहार में पटना गया और हमारे पास है शहबाद जिले के क्षेत्र में सम्मिलित है। 16 महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य के रूप में जो कि हमारे पास है अविकृत हर्यक वंश के शासन के समय हुआ था। इसके बाद ही शिशुनाग वंश के नंद वंश के शासक, इसी के साथ मगध के शक्तिशाली जो कि शासकों में बिंबिसार जातक शत्रु और इसी के साथ उदयन कालाशोक और महाजनपद मानी जाती हैं। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन है,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासन के समय अपने क्षेत्र में जो हम कह सकते हैं भागा नामक एक एकत्र करते थे, तो क्या एकत्र करते थे? किसानों को। देखिए प्राचीन काल में जो महाजनपद थे उसमें किसानों को भागा नामक एकत्र करते थे। उस समय कृषि मुख्य व्यवसाय था। आमतौर पर जो उत्पादन किया जाता था उसका 1/6 हिस्सा जो कि हम कह सकते हैं कर के रूप में वसूल लिया जाता था। अर्थात आपका जो 6 हिस्सा हुआ जिसमें आपका एक हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता था। अब इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो 16 महाजनपदों में से एक आपका कामरूप नहीं था। कामरूप आपका शामिल नहीं है, जबकि कौशल जो कि कुरु एवं अंग 16 महाजनपदों में शामिल है। इन 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राचीन चंपा शहर को माना जाता था महाजनपद की राजधानी, तो किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो इसका राइट आंसर अंग हो जाएगा। अंग देश की राजधानी आपकी चंपा देखने को मिलती है। तो इसका जो प्राचीन जो चंपा शहर है उसको अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता था। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश था उस समय नंद वंश था। नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया। तो नंद वंश का अंतिम शासन जो घनानंद था उसको सिकंदर के समकालीन था। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से इसे युद्ध में पराजित किया और मगध के एक नए राज्य मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी अर्थात राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा। 322 ईसा पूर्व बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य 305 में ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को पराजित किया और चंद्रगुप्त जैन धर्म के किसके अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। देखिए हर्यक वंश आया 1544 से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश आया 412 से 344 और नंद वंश आया 344 से 324 और मौर्य वंश आया 322 से 184। तो मौर्य वंश ने ज़्यादा समय इस पर बिताया हम कह सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार जो था वो किस वंश का राजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश का। देखिए बिंबिसार जो था वो 1544 से 1492 तक मगध के हर्यक वंश की स्थापना की। उसके अंगराज के जीत कर उसे साम्राज्य का विस्तार किया और इसी के साथ विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने ऋक कहा जाता है। बिंबिसार ने मगध के यश और सम्मान में वैवाहिक संधियों एवं विजयों के माध्यम से काफी बढ़ाया। उनसी एक रानी जो कि कौशल के राजा जो कि प्रजोनति की बहन थी जिनका नाम था क्या? कौशल नाम था। देखिए अब जो मौर्य राजवंश था वो कब आया? तो मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था जो कि 137 वर्ष तक चला, जो कि इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा की गई। शुक वंश जो था वो शुक वंश का प्राचीन भारत का एक हम कह सकते हैं शासकीय वंश था। इसमें मौर्य वंश के बाद शासन किया। इसका एक उत्तर भारत के जो कि 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 109 वर्षों तक रहा। इसी साथ नंद वंश जो था वो प्राचीन भारत के एक राजवंश था जिसमें 5वीं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल जो कि हम कह सकते हैं भाग पर शासन किया नंदवंश ने। अब हम आइए बात कर लेते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन। एक अज्ञान शत्रु वंश के शासक कौन थे? तो एक अज्ञात शत्रु वंश के शासक कौन थे? तो हरेक वंश के जो कि अज्ञान शत्रु शासक थे। अज्ञान शत्रु के पुत्र का क्या नाम था? आपको ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अब हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश में मगध के पहले शासक बिंबिसार थे। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 1544 ईसा पूर्व बैठे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार जो थे वो गिरिब्रज राजगृह का निर्माण कर उन्हें राजधानी बनाया और इसमें मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अज्ञातशत्रु ने की थी तथा 492 में मगध की गद्दी पर बैठा था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए हो जाता है। अब हम देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? देखिए नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को माना जाता है। तो नंद वंश की स्थापना जो कि हमारे पास है महाप्रज्ञनंद ने की थी, जो कि हमारे पास है सर्व
छत्रात्मक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाले एवं भाग्रह परशुराम के अवतार कहे जाते हैं। उनकी एक राट एवं एक छंद की उपाधि भी धारण की। इसी के साथ महापगनंद के 8 पुत्रों में से घनानंद जो कि अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर जो था वो पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को जो कि अग्रमीच कहा जाता है। मौर्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का उस समय शासन किया था। मौर्य वंश की नींव डाली थी कब? 322 में। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, हर्यक वंश का जो शासक था अज्ञातशत्रु किसे कहा जाता है? अज्ञातशत्रु किसका पुत्र था? तो आपको बताना है ऑप्शन सी बिंबिसार का, जो कि अज्ञातशत्रु पुत्र था किसका? बिंबिसार का। हर्यक वंश का शासक अज्ञातशत्रु बिंदुसार का पुत्र था। अज्ञातशत्रु ने 492 में अपने माता पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। अज्ञातशत्रु की जो कि उपनाम कणिक या फिर प्रारंभ में उन्हें जैन धर्म के अनुयायी भी कहा जाता है, परंतु बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसी इनके जो राजगृह में स्तूपों का निर्माण किया। इसी के साथ 483 में राजगृह में सप्तवर्णों गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो देखिए प्रसिद्ध चिकित्सक जो जीवक थे उनकी नियुक्ति किस दरबार में थी? तो आपको बताना है बिंबिसार के दरबार में थी। हर्यक वंश की जो स्थापना बिंबिसार मगध की यानी गद्दी पर बैठे थे, और ये बैठे थे 1544 में, सॉरी 544 में। और प्रसिद्ध जो कि चिकित्सक जो कि जीवक मगध के साम्राज्य बिंबिसार के राजवैद्य एवं महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके अतिरिक्त यहाँ हम कह सकते हैं अवंती प्रदेश के राजा प्रघोत पांडुरोग को ग्रसित थे, तभी बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा सुश्रुतका के लिए भेजा गया था। जीवक जो कि 7 वर्षों तक तक्षशिला के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। जीवक राजगृह की गणिका जो कि पालवती की पुत्र था। इसी के साथ देखिए लोक लाज के कारण उन्हें अपनी माँ उसे राजगृह की गलियों में फेंक दिया था। जीवक को बिंबिसार के पुत्र अभय ने शिक्षक हेतु तक्षशिला भेजा गया। इसी के साथ बाल रोग तथा अन्य शल्य चिकित्सक के विशेषज्ञ थे। उनकी फीस 16,000 कपाणक थी। उस समय 16,000 आपके जो कह सकते हैं कि उस समय चलते थे। ऐसा माना जाता था कि बिंबिसार का पुत्र अभय जो कि वैशाली की गणिका अमरावती का पुत्र था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाए या ना जाए, लेकिन ये आपका यहाँ पर ये इतना सारा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए यहाँ पर हमने कितने कंप्लीट किए, आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। और टोटल वीडियो आपके 5 है। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, या फिर आपने टेलीग्राम देखा होगा तो टेलीग्राम पर आपको वीडियो की लिंक डाल दी जाएगी। और साथ ही देखिए टेलीग्राम पर आपको जो इसकी पीडीएफ है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें यार। शेयर करना तो बनता है। ऐसा कंटेंट आपको किसी भी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। बस ये है कि हमारे पास थोड़ा इंस्ट्रूमेंट की कमी है, इसकी वजह से आपको कंटेंट इस तरीके से देना पड़ता है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।